हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएनसीसी नर्सिंग ऑनलाइन कोचिंग एंड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। तो आज से जो अपन क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू क्लासेस रहेगी अपनी नोट सेट को लेके। जो आपके 6.0 नोट सेट है उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, डेली क्लासेस रखेंगे। प्री और मेंस दोनों के लिए क्लासेस क्या रहेगी, इंपॉर्टेंट है। प्री के जैसे एमसीक्यूज भी रहेंगे और मेंस के सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यू मैं आपको सोल्व कराऊंगा। प्लस क्या रहेगा, डिस्कशन। डिस्कशन में हम क्या देखेंगे, थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा। डिस्कशन में जो एमसीक्यूज बनेंगे इन इन एमसीक्यूज के जो टॉपिक में से वही एमसीक्यू हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। डिस्कशन में आपको अलग से एमसीक्यू लिखवाता जाऊंगा, ठीक है। वो सब हम किसमें देखने वाले हैं, अपने क्लासेज के अंदर। और साथ साथ में ये जो क्लासेज है वो इंपॉर्टेंट रहेगी आपका अपकमिंग एग्जाम कौन सा, बीएचयू का। वहां पर भी जो क्लासेज है इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो कंटिन्यू बने रहिएगा अपने सेशन के अंदर। तो काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, काफी नए एमसीक्यूज मिलेंगे और इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन रहेगा अपना। तो सेशन शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूंगा कि आरएनसीसी की जो ऑफिशियल ऐप है, जो ऐप का लोगो जो है आपको सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। इस ऐप के ऊपर आपको जो आईओएस और प्ले स्टोर दोनों के लिए ये उपलब्ध है। यहाँ पर जो है वो 90 डेज डेली टेस्ट सीरीज हमने जो है वो कंटिन्यू चल रही है लास्ट कुछ टाइम से। तो आप इनको जो है वो ज्वाइन कर सकते हो डेली टेस्ट सीरीज के लिए, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, डेली 80 to 100 एमसीक्यू यहाँ पे सोल्व करवाते हैं। प्रीवियस ईयर एग्जाम बेस्ड एमसीक्यू रहते हैं, ठीक है। जो एम सेलेक्टेड फैकल्टीज के द्वारा ये जो है एमसीक्यूज बनाए हुए हैं। वीकली मेगा टेस्ट सीरीज रहेगा 200 एमसीक्यूज का। इसके बाद में कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर डाउटफुल क्वेश्चंस का यहाँ पे सॉल्यूशंस भी हम यहाँ पे डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवाएंगे। सपोर्टिव नंबर्स पे आप हमें कॉल या मैसेज करके बता सकते हैं कुछ जो आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। यह आपके सपोर्टिव नंबर है, यहाँ पर कॉल कीजिए। 24/7 उपलब्ध है आप सभी के लिए। और देखिए जो अपनी जो रेगुलर टेस्ट सीरीज है, इनके जो इस प्रकार से हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले जैसे आपको एंडोक्राइन के टेस्ट हो गए, इसके बाद में इंटेग्युमेटरी सिस्टम के टेस्ट हो गए, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल, ठीक है। जो मेगा टेस्ट मैंने आपको बताया वो कौन सा है, प्री नोट सेट बीएचयू स्पेशल का यहाँ पे टेस्ट है। इसके बाद में अगेन यहाँ पे सिस्टम वाइज अपने जो है कंटिन्यू टेस्ट चलते रहेंगे। और मैं यहाँ पे आपको यूट्यूब पे तो पढ़ा ही रहा हूँ साथ साथ में, और आप ऐप के ऊपर जो है आप अपने डेली बेसिस पे टेस्ट सोल्व कर सकते हैं। उनके नोट्स बनाइए जो आपके एमसीक्यूज गलत हो रहे हैं वहाँ पे, और नोट्स का क्या कीजिए, रिवीजन कीजिए। तो यही स्टेप है, यही इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी, ठीक है। जो बाकी से आप कुछ अलग करोगे तभी जो है आपको आपका ड्रीम जॉब मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज के हमारे सेशन को बिना किसी देरी के। Which of the following is a substance that decrease pain transmission and cause an inflammatory response? ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो क्या करता है, पेन ट्रांसमिशन को क्या करता है, डिक्रीज करता है, साथ में कॉज ऑफ इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को भी क्या करता है, डिक्रीज करता है। क्या होगा अपना यहाँ पे आंसर, सब्सटेंस पी, हिस्टामिन, प्रोस्टाग्लैंडिन या फिर एंडोर्फिन्स। ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के साथ में पेन को भी क्या करे, पेन के ट्रांसमिशन को क्या करे, डिक्रीज करता हो, इसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अपना आंसर रहेगा वो रहेगा एंडोर्फिन्स, ठीक है। एंडोर्फिन्स इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अपना बेस्ट आंसर क्या रहेगा, एंडोर्फिन्स। तो एंडोर्फिन्स के बारे में हमने देख लिया क्या होता है, डिक्रीज करता है, मेनली क्या करता है, पेन रेस्पॉन्स को डिक्रीज करता है। एंड इसी के सिमिलर एक और होता है क्या, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो प्रोस्टाग्लैंडिन से भी एमसीक्यू बना हुआ है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है इसको, पेन रेस्पॉन्स को, या फिर मैं कहूं ट्रांसमिशन को, ठीक है। ये दोनों आपके सामने एमसीक्यू। नेक्स्ट देखिए सब्सटेंस पी क्या होता है। सब्सटेंस पी एक प्रकार का न्यूरोपेप्टाइड होता है। ए न्यूरोपेप्टाइड that help in neurotransmission। तो आपसे पूछे ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो न्यूरोट्रांसमिशन में हेल्प करता है, तो सब्सटेंस
पी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है आपको मैंने बता दिया। और नेक्स्ट देखिए लास्ट में अपना क्या बचता है, हिस्टामिन। तो हिस्टामिन क्या है, केमिकल सब्सटेंस है एक प्रकार से, और ये किस में हेल्प करता है आपके, ड्यूरिंग एलर्जीज में। ठीक है, एलर्जिक रिएक्शंस जब आती है, जब आपके हिस्टामिन यहाँ पे प्रोड्यूस होना शुरू होंगे और वो क्या करेंगे, एलर्जीज रिएक्शंस के अंदर वो अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। तो आपको आंसर क्या था इसके अंदर, एंडोर्फिन्स। तो जो एंडोर्फिन्स है वो क्या करते हैं, पेन रिस्पॉन्स को कम करते हैं। अब देखिए ये जो अपने बॉडी के मूड के ऊपर भी डिपेंड रहता है। अपना मूड जितना अच्छा होगा, हो सकता है अपना एंडोर्फिन्स भी उस टाइम मूड के टाइम, मूड जब अपना मूड अच्छा होगा तब एंडोर्फिन्स भी रिलीज होते हैं। इसके साथ में जब हम एक्सरसाइज करते हैं, लॉफिंग करते हैं, ठीक है, जैसे खुशी का माहौल होता है, वहां पर भी जो है वो एंडोर्फिन्स जो है वो रिलीज होता है। इसी के साथ ही एंडोर्फिन्स जैसी एक और ड्रग होती है, वो कौन सी ड्रग है, मॉर्फिन। ये भी क्या करती है, डिक्रीज करती है, या फिर मैं कहूं इसका भी एक्शन कैसा होता है, एंडोर्फिन के जैसे पेन रेस्पॉन्स को ये क्या करती है, कम करती है। तो फर्स्ट एमसीक्यू का अपना आंसर क्या रहा, एंडोर्फिन्स। बाकी के ऑप्शंस भी हमने समझ लिए हैं। चलिए, फर्स्ट प्रोसेस इन वुंड हीलिंग इज, ठीक है, वुंड हीलिंग के टाइम पे फर्स्ट प्रोसेस हम किसे कहेंगे, इसके बारे में पूछा है। वुंड हीलिंग की फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछा है आपसे। कोलेजन फाइब्रिल विल फॉर्म, ग्रेनुलेशन टिश्यू विल अपीयर, फर्स्ट इंटेंशनल हीलिंग विल टेक प्लेस, या फिर न्यूट्रोफिल्स लाइन द वुंड एज। कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जो कि एक प्रकार से फर्स्ट प्रोसेस होगी वुंड हीलिंग की। तो देखिए जब वुंड हीलिंग की हमसे पूछ रहा है, प्रोसेस के बारे में पूछा जाए, तो देखिए सबसे पहले तो क्या होगा कि न्यूट्रोफिल्स जो वुंड एज है अपना, सपोज ये अपना क्या है, वुंड है, ठीक है, ओपन वुंड है, और यहाँ पे एजेस पे क्या हो जाएगा, न्यूट्रोफिल्स आके जो है वो यहाँ पे जमा हो जाएगी। ठीक है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, न्यूट्रोफिल्स लाइन द वुंड एजेस। ठीक है, अभी न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, न्यूट्रोफिल्स क्या करेगी, ये एक प्रकार की क्या होती है, इन्फ्लामेटरी सेल्स। ठीक है, इट प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये क्या करेगी, इन्फेक्शन को होने से क्या करेगी, प्रिवेंट करेगी, वुंड एज के ऊपर आ जाएगी यहाँ पे। अब देखिए हम अगर बात करें स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग की, स्टेजेस कौन सी होती है और फर्स्ट प्रोसेस का यहाँ पे दोनों में जो है अपना थोड़ा अलग से आंसर रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग अगर आपसे पूछता है एग्जामिनर, तो यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, फर्स्ट स्टेज कौन सी होगी, होम्योस्टेसिस। ठीक है, हीमोस्टेसिस क्या रहेगी, फर्स्ट स्टेज रहेगी, इसमें क्या होगा, कोगुलेशन। सेकेंड फेज कौन सी होगी, इन्फ्लामेशन। इसमें क्या होगा, डेस्ट्रॉय बैक्टीरिया। थर्ड स्टेज कौन सी होगी, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन में क्या होगा, कवरिंग ऑफ वाउंड यहाँ पे शुरू हो जाएगी, वुंड कवरिंग यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी। फोर्थ स्टेज जो कौन सी होती है, वो होती है मैच्यूरेशन। मैच्यूरेशन में क्या होगा, टिश्यू जो है वापस से मैच्योर होंगे, तो मैं कह सकता हूं अपनी स्ट्रेंथ को वापस गेन करना स्टार्ट हो जाएंगे। ये जो स्टेजेस होती है, चार स्टेज होती है, कौन सी, वुंड हीलिंग की टोटल
4 स्टेज होती है, जिसमें से मैच्योरेशन स्टेज को हम क्या बोलते हैं? रीमॉडलिंग स्टेज। अब देखिए हीमोस्टेसिस में क्या देखने को मिलेगा आपको? वेज़ोकंस्ट्रिक्शन, ताकि जो ब्लीडिंग है वो यहाँ पे क्या हो जाए? रुकना स्टार्ट हो जाए। सबसे प्राइमरी गोल इसका यही रहता है कि ब्लीडिंग जो है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाए, रुक जाए किसी ना किसी तरीके से। तो अपना एमसीक्यू का आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले जो क्या होगा, फर्स्ट प्रोसेस का अगर आपसे पूछे तो इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले न्यूट्रोफिल्स जाके क्या करती है? वुंड के एजेस पे जाएगी और वहां पे जाके जो है वो जैसे फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह वहां पे प्रेजेंट है तो उनसे जो है वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगी। सेम साइड में, दूसरी साइड में जैसे स्टेज शुरू हो जाएगी वुंड हीलिंग की, वहां पर हीमोस्टेसिस होगा और जो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, एक्स्ट्रा जो ब्लड है वो वहां से निकलने की कोशिश कम करेगा। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हीमोस्टेसिस। नेक्स्ट एमसीक्यू, the term applied for the fluid, cells or other substance that are slowly discharged from cell or blood through small pores or breaks in the cell membrane, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे या फिर इसे हम क्या टर्म देंगे? मतलब क्या है एमसीक्यू का कि सेल के जो पोर्स होते हैं, स्मॉल पोर्स होते हैं, वहां से क्या फ्लूइड सेल्स या फिर सेल्स के सब्सटेंस स्लोली स्लोली डिस्चार्ज करेंगे। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सुडेड, पस इनफिल्ट्रेशन या फिर सिक्रेशंस। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एक्सुडेड, पस, इनफिल्ट्रेट या फिर सिक्रेशंस। तो देखो इन्हें हम क्या कहेंगे? एक्सुडेट। ठीक है, आंसर क्या रहेगा अपना? एक्सुडेट। ये जो आपका प्री का जो एग्जाम है वहां पर आपको इस प्रकार के एमसीक्यू पूछे जाएंगे, जो कि प्राय कर कैसे रहेंगे? टू द पॉइंट आंसर में आपको देखने को मिलेंगे। और मेंस में थोड़ा सिनेरियो बेस्ड आंसर आपको बताएंगे, आपकी जो है वो मेंटल एबिलिटी को वहां पर जरा कैच करने की कोशिश करेंगे कि आप किस प्रकार से सोच सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप एज ए नर्स आपके सामने अगर ऐसा हो तो आप वहां पे क्या करोगे? ठीक है, तो वो सारे मेंस में देखेंगे और ऐसे जो एमसीक्यू आपके थियरी से ज्यादा पूछे जाएंगे वो आपके प्री में ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो देखिए एक्सुडेट क्या होते हैं? सबसे पहला आंसर आपका एक्सुडेट क्या है? तो एक्सुडेट मीन्स फ्लूइड इन्वॉल्व इन inflammatory edema इज नॉन एज एक्सुडेट। ठीक है, जो इन्फ्लामेटरी जो प्रोसेस रहती है, आपने पढ़ा होगा कि फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन होती है वुंड हीलिंग के अंदर। जो है इन्फ्लामेशन की भी फेजेस देखने को मिलती है हमें। तो इसके अंदर कौन कौन सी फेजेस होती है? तो देखिए फेजेस ऑफ इन्फ्लामेशन में फर्स्ट फेज जो रहती है उसे हम बोलते हैं इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। सेकंड जो फेज होगी इसे हम क्या कहेंगे? रिपेयर एंड रीजनरेशन। एंड थर्ड जो फेज होती है इसे हम बोलते हैं रीमॉडलिंग मैच्योरेशन। तो जो इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स वाली जो फेज है, फेज ऑफ इन्फ्लामेशन की भी 3 फेज अलग से बताई गई है। मैंने इस लास्ट एमसीक्यू में इसलिए नहीं बताया क्योंकि वहां पर वो ज्यादा कंफ्यूज कर देती। अलग से बता रहा हूँ आप सभी को कि इन्फ्लामेशन की भी 3 फेज होती है। इसके अंदर इन्फ्लामेटरी जो फेज रहेगी इसके अंदर क्या होगा? एडिमा होगा। जिस वुंड में जो इंजरी हुई है वहां पर आपको स्लाइटली एडिमा देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से जो भी यहाँ से जो फ्लूइड रिमूव होगा, एडिमा मीन्स क्या होता है? फ्लूइड एक्यूमुलेशन। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्लूइड निकल रहा है, सेल्स निकल रही हैं, सेल्स के अदर सब्सटेंस निकल रहे हैं और वो क्या है कि स्लोली डिस्चार्ज हो रहे होते हैं सेल से या फिर उसके ब्लड के साथ में। ठीक है, जहां से इंजरी हुई है वहां से ब्लड भी निकलेगा। ठीक है, उस ब्लड के साथ में फ्लूइड निकल रहा है तो इसे हम क्या कहेंगे? एक्सुडेट।
अब देखिए कितने टाइप के एक्सुडेट होते हैं, तो सबसे पहला एक्सुडेट का टाइप होता है सेरस एक्सुडेट। तो देखिए सेरस एक्सुडेट में क्या होता है, वाटर लाइक एक्सुडेट निकलता है। ठीक है, वाटर लाइक एक्सुडेट यहाँ से निकलता है, और ये सेरस एक्सुडेट कब निकलता है, जब माइनर इंजरी होती है तब। सेकेंड टाइप ऑफ एक्सुडेट कौन सा होता है, फिब्रिनस एक्सुडेट। ये फिब्रिनस एक्सुडेट जो है, इसमें क्या रहते हैं, फिब्रिन प्रेजेंट रहते हैं। थर्ड कौन से होते हैं, पुरुलेंट एक्सुडेट। पुरुलेंट का मीनिंग आप सभी को पता है क्या होता है, पस प्रेजेंट रहेगी यहाँ पे, या फिर मैं कहूं क्रीमी व्हाइट एक्सुडेट। एंड फोर्थ वन कौन सा आएगा, हेमरेजिक एक्सुडेट। मैं आपको वो नहीं पढ़ रहा हूँ, सेरस सेंगेसनेस सेरोसेंगेसनेस वो अलग है। ये मैं बस आपको केवल इतना बता रहा हूँ एक्सुडेट के बारे में। वो जब नेक्स्ट एमसीक्यू आएगा तब मैं उसके बारे में बताऊंगा। हेमरेजिक में क्या रहेगा, ब्लडी रेज आपको एक्सुडेट देखने को मिलेगा। तो ये चार टाइप के एक्सुडेट होते हैं। अपने इस एमसीक्यू का आंसर भी क्या रहेगा, एक्सुडेट। और कौन सी रिस्पॉन्स, कौन सी स्टेज में आते हैं इन्फ्लेमेशन की, तो फर्स्ट स्टेज में कौन सी होती है, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स। अब एक्सुडेट में जो है वो प्लाज्मा प्लाज्मा प्रोटीन्स, डब्ल्यूबीसी, अपने जो टिश्यू के साइड में जो जितने भी पार्ट्स रहते हैं, जितने भी सब्सटेंस रहते हैं जो ब्लड से जो है वो इंजरी वाले वुंड की तरफ अपने माइग्रेट करते हैं, वो सारे एक्सुडेट के अंदर हमें देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू, कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वुंड हीलिंग आर। वुंड हीलिंग के क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, इन्फ्लामेशन एंड सुपुरेशन, हाइपरट्रोफाइड स्कार और किलोइड फॉर्मेशन, कॉन्ट्रेक्चर्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। अभी आपसे पूछा गया है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या देखने को मिल सकते हैं इन्फ्लामेशन के। तो देखिए कॉम्प्लिकेशंस इन्फ्लामेशन के ये सभी प्रकार के कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो इन्फेक्शन तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन में आता ही है आपका। एंड सुपुरेशन, सुपुरेशन का क्या मीनिंग होता है, देखो आपको टर्म के बारे में पता होना चाहिए हर एमसीक्यू में या फिर हर ऑप्शंस के अंदर। सुपुरेशन का क्या मतलब होता है, डिस्चार्ज ऑफ पस। पस का डिस्चार्ज होना कहाँ से, वुंड से, इसे हम क्या कहेंगे, सुपुरेशन। या फिर ये अपने प्रेशर सोर्स से भी निकल सकती है। ठीक है, तो इन्फेक्शन एंड सुपोरेशन यहाँ पे करेक्ट है अपना, हाइपरट्रोफाइड स्कार एंड किलोइड फॉर्मेशन। ठीक है, यहाँ पर जो मेचुरेशन की स्टेज होती है, ठीक है, उसमें क्या होती है, बोन रिमॉडलिंग वगैरह आपको देखने को मिलता है। या फिर जो प्रोलिफरेशन की स्टेज होती है, जो मैंने आपके फर्स्ट एमसीक्यू में सोल्व करवाए थे, तो वहां पर क्या होता है कि जैसे टिश्यू की यहाँ पे जो फीलिंग होती है, कॉन्ट्रेक्शंस अपने जो वाउंड के जो एजेस होते हैं उनके उनमें कॉन्ट्रेक्शंस होते हैं। ठीक है, वो नियर आते हैं एक दूसरे के, कवरिंग करते हैं, एपिथेलियलाइजेशन होता है। तो उस टाइम पे जो क्या होती है, हाइपरट्रोफाइड स्कार बन सकता है, या फिर टिश्यू मैच्योरेशन के टाइम पे हाइपरट्रोफाइड स्कार बन सकता है, और किलोइड का भी फॉर्मेशन यहाँ पे देखने को मिल सकता है। स्किन का हार्डनिंग हो जाना वहां से, उसे हम क्या बोल सकते हैं, किलोइड बोल सकते हैं। और कॉन्ट्रेक्चर्स तो देखने को मिलता ही हमें। हमने देखा होगा कि कई बार वुंड होता है और वहां की जो स्किन होती है वो टाइट हो जाती है। ठीक है, तो ये क्या होता है, कॉन्ट्रेक्चर्स। तो अपने सारे ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। कॉम्प्लिकेशन ऑफ वुंड हीलिंग, यहाँ पे सभी जो है वो वुंड हीलिंग की कॉम्प्लिकेशंस में करेक्ट होंगे। तो ये जो टॉपिक था अपना आज का, ये क्या टॉपिक था, इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग। ठीक है, इन्फ्लामेशन एंड वुंड हीलिंग का टॉपिक आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, जो जहां से एमसीक्यूज बनते हैं वो सभी एमसीक्यूज ना हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू,
रिमूवल ऑफ नॉन वाइबल टिश्यू फ्रॉम एन ओपन वुंड टू प्रमोट हीलिंग इज नोन एज। ठीक है, देखिए नॉन वाइबल टिश्यू को क्या करवा रहे हैं, यहाँ पे रिमूव करवा रहे हैं। ठीक है, फ्रॉम एन ओपन वुंड, ओपन वुंड था वहां पर नॉन वाइबल टिश्यू, वाइबल का मतलब क्या होता है कि लिविंग टिश्यू, और नॉन वाइबल नॉन लिविंग टिश्यू, उनको जो है वो रिमूव कर रहे हैं ताकि जो है वो हीलिंग को और अच्छे से प्रमोट किया जा सके, क्योंकि जो नॉन लिविंग है वो वैसे भी आगे जाके इन्फेक्शन कॉज करेंगे। इसलिए नॉन हीलिंग को या फिर मैं कहूँ नॉन वायबल टिश्यूज को वहां से रिमूव करना, ये कौन सी प्रोसेस कहलाएगी? डिब्राइटमेंट, क्लीनिंग, क्लींसिंग, एक्सीजन या फिर ड्रेसिंग। डिब्राइटमेंट, क्लींसिंग, एक्सीजन या ड्रेसिंग, कौन सा आंसर अपना यहाँ पे करेक्ट रहेगा? तो देखिए यहाँ पर तो मुझे नहीं लगता कि किसी का कोई गलत होगा ये एमसीक्यू। देखो ये सारे एमसीक्यू जो हैं वो प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज हैं, पूछे गए हैं एमसीक्यूज, ऐसा कोई रैंडम एमसीक्यू नहीं है। तो प्लीज आप थोड़ा कंसंट्रेट रह के मेरी क्लास को जो है वो आप लीजिए। श्योरली मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बेनिफिट मिलेगा इस चीजों से। ठीक है, डेली का 1 आवर आपके लिए इनफ होगा क्लास के लिए। बाकी के टाइम पे क्या करना है, आपको अपनी थ्योरी अच्छी करनी है कि आपको थ्योरी में से कहीं से भी कुछ भी पूछे आपको उसका आंसर आना चाहिए, नहीं तो एटलीस्ट उसके नियर बाई आंसर आपका करना चाहिए, क्योंकि 4 ऑप्शंस मिलेंगे आपको हर एमसीक्यू में। अगर आपको नियर बाई भी आंसर पता है तो भी आप क्या करोगे, एक्सक्लूड करते हुए अपने करेक्ट आंसर पे पहुंच जाओगे। ठीक है, नहीं तो आपको थ्योरी अच्छी होनी चाहिए, साथ में आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए। मैं इन 2 बातों पे ज्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि यही 2 बातें हैं जो आपके सिलेक्शन करवाएगी। तो देखो, नॉन वायबल टिश्यू को रिमूव करना है तो ये क्या कहलाता है, प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डिब्राइटमेंट। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डिब्राइटमेंट कहते हैं। बाकी क्लींसिंग, एक्सीजन, ड्रेसिंग ये अपने करेक्ट आंसर यहाँ पर नहीं होंगे। तो देखिए डिब्राइटमेंट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन तो हमने यहाँ पे देख ली है कि जो रिमूव कर रहे हैं सारे टिश्यूज को जो वुंड हीलिंग की प्रमोशन में हेल्प नहीं करते हैं। अब देखिए 2 टाइप के जो है अपन यहाँ पे कुछ टाइप के डिब्राइटमेंट अपन देखते हैं। अपन कौन कौन से डिब्राइटमेंट होते हैं? सबसे पहले मैकेनिकल डिब्राइटमेंट। सेकंड टाइप जो होता है वो होता है केमिकल। थर्ड टाइप जो होता है वो होता है शार्प डिब्राइटमेंट। एंड फोर्थ टाइप जो होता है वो होता है ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट। एंड फिफ्थ टाइप जो होता है वो होता है बायोलॉजिक डिब्राइटमेंट। एमसीक्यू बस आपके फर्स्ट वन से और सेकंड वन से पूछे जा चुके हैं अब तक। ठीक है, और बाकी के तीनों से आ सकते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट एंड सेकंड तो आपको श्योरली पता होना चाहिए क्या क्या होते हैं। ये क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं अपन अभी, डिब्राइटमेंट्स के टाइप्स में आपको पढ़ा रहा हूं। तो मैकेनिकल में आपको क्या देखना पड़ेगा, फिजिकल फोर्स के साथ में आपको जो है वो नॉन लिविंग टिश्यूज को जो है वो बाहर निकालना होगा, या फिर मैं कहूं फॉरेन ऑब्जेक्ट को यहां से बाहर निकालना होगा। इसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल डिब्राइटमेंट। केमिकल डिब्राइटमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको इस डिब्राइटमेंट को ही हम एंजाइमेटिक डिब्राइटमेंट भी कहते हैं। एंजाइमेटिक डिब्राइटमेंट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो वुंड होता है वहां पर हम क्या करते हैं, प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस को अप्लाई करते हैं। तो अब ये सब्सटेंस क्या करेंगे कि ये जो भी नॉन लिविंग जो भी यहाँ पे टिश्यू रहेंगे उनको क्या कर देंगे, डाइजेस्ट कर लेंगे। ठीक है, या फिर मैं कहूँ कि इनको यहाँ से रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो प्रोटियोलाइटिक सब्सटेंस कौन से टाइप के डिब्राइटमेंट के अंदर हेल्प करते हैं, तो एंजाइमेटिक या फिर केमिकल डिब्राइटमेंट के अंदर। नेक्स्ट देखिए शार्प डिब्राइटमेंट में क्या आएगा कि अपने शार्प इंस्ट्रूमेंट को हम काम में लेंगे। फॉर एग्जाम्पल स्काल्पल हो गया, ठीक है, ब्लेड होगी। ठीक है, सर्जरी की तरह ही इसको जो क्या किया जाता है, स्टेराइल प्रोसीजर से हमें क्या करते हैं, जो नेक्रोटिक टिश्यू रहते हैं यहाँ पे उन्हें हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं वुंड से। नेक्स्ट देखिए ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट। अब यहाँ से जो एमसीक्यू बनेगा आपके कि ऑटोलाइटिक डिब्राइटमेंट कौन से टाइप के डिब्राइटमेंट के अंदर हेल्प करता है, तो आंसर क्या रहेगा आपका, प्रेशर अल्सर। ये एमसीक्यू नया है, आप सभी के लिए आ सकता है प्री के अंदर। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल ये अपना वुंड है,
इसके ऊपर हम जो है ट्रांसपेरेंट कोई लेयर लगा देंगे, फॉर एग्जांपल ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग कर देंगे। किसकी ड्रेसिंग करेंगे? हाइड्रोजेल की, ठीक है। तो इस हाइड्रोजेल की ड्रेसिंग की मदद से क्या होगा, जो आपकी बॉडी में नेचुरली अवेलेबल जो प्रोटीओलाइटिक एंजाइम्स जो होते हैं, वो क्या करेंगे, नॉन लिविंग टिश्यू क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे या फिर उन्हें यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो ये किसमें काम आता है? प्रेशर अल्सर में, ठीक है। जो पहले से अल्सर हो रखा है उसको और ज्यादा हम स्काल्पल से और ज्यादा नहीं करेंगे, केमिकल नहीं डालेंगे उस पे, और मैकेनिकल फिजिकल फोर्स तो हम नहीं लगा सकते उस जगह पे, क्योंकि वहां से ऑलरेडी जो है वो मसल मास वगैरह जो है वो यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो प्रेशर अल्सर के अंदर कौन से टाइप का डिब्राइडमेंट अच्छा रहेगा? तो आंसर क्या रहेगा आपका? ऑटोलाइटिक डिब्राइडमेंट। नेक्स्ट देखिए बायोलॉजिक डिब्राइडमेंट। बायोलॉजिक डिब्राइडमेंट का दूसरा नाम क्या होता है? मैगोट डिब्राइडमेंट। तो बायोलॉजिक डिपार्टमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइव और डिसइंफेक्टेड मैकोड्स, ठीक है। जो मैकोड्स मतलब कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिन्हें हम डायरेक्ट टिश्यू के ऊपर डालते हैं, और ये क्या करते हैं, जो नॉन लिविंग टिश्यू होते हैं उनको ये क्या कर देंगे, उनको यहाँ पे क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे, और स्किन को क्या कर देंगे, यहाँ से सॉफ्ट कर देंगे, ठीक है। और फिर जो कि आगे जाके करेगी, यहाँ से क्लीनिंग अपन आराम से कर सकते हैं, नेक्रोटाइजिंग टिश्यू जो है वो यहाँ से आराम से रिमूव हो जाएंगे। इस टाइप के डिब्राइडमेंट को हम क्या कहते हैं? बायोलॉजिक या फिर मैगोट डिब्राइडमेंट। तो ये कुछ अपने टॉपिक्स थे, अपने वुंड हीलिंग के टॉपिक्स थे, जहां से एमसीक्यू अपना बनता आया है। पोजीशन यूज्ड व्हील इंसर्टिंग नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। जब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तो कौन से टाइप की पोजीशन को हम यूज में लेंगे? सुपाइन पोजीशन, हाई फॉलर पोजीशन, लो फॉलर पोजीशन, या फिर ऑर्थोपनिक पोजीशन। इंसर्ट करना है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को, तो कौन सी पोजीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो देखिए जब कभी बात आती है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन की, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, हाई फॉलर पोजीशन, ठीक है। हाई फॉलर पोजीशन जो है यहाँ पे पेशेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, अगर अनलेस वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं हो तो हाई फॉलर पोजीशन देने का बेस्ट रीजन क्या रहता है कि इस पोजीशन की वजह से एक तो क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग इंसर्शन, एंड सेकंड यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपन हाई फॉलोअर पोजीशन से देंगे तो हम एनजी ट्यूब को क्या करना पड़ता है कि उसको हम मोस्ट पोटेंट नेयर में डालने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसको सिप ऑफ वाटर पिलाते हैं उसको। उस एक तो उससे वाटर जो है वो एस्पिरेशन में नहीं जाएगा, सेकंड जो है वो वाटर को जो है वो अच्छे से स्वेलो कर पाएगा, उसके साथ में ट्यूब को भी जो है वो स्वेलो कर पाता है हाई फॉलोअर पोजीशन में। और नेक को आगे हम फॉरवर्डली बेंड कर देते हैं इसके अंदर, ठीक है। तो स्वेलोइंग भी यहाँ पे जो कैसी हो सकती है, अच्छी अच्छी होती है, कौन सी कंडीशन में? हाई फॉल पोजीशन के अंदर। तो इसलिए जो है बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा? हाई फॉलोअर पोजीशन यहाँ पे बेस्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि मेजर किस प्रकार से करोगे आप एनजी ट्यूब का, मेजरमेंट किस प्रकार से करोगे। तो बात करते हैं अगर हम एडल्ट की, एडल्ट में किस प्रकार से मेजर करते हैं, तो टिप ऑफ नोज से टू ईयर लोब तक, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर लोब से ईयर लोब टू जीपोइड प्रोसेस, ठीक है। ईयर लोब से कब तक करते, कहाँ तक करते हैं? जीपोइड प्रोसेस तक जो है हम इस जीपोइड प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो स्टेनम में, स्टेनम की एक पोजीशन होती है, तो वहां तक हम क्या करते हैं एडल्ट के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को मेजर करते हैं। और यही आपसे पूछ ले पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों में किस प्रकार से करोगे, तो टिप ऑफ नोज टू ईयर तक, एंड टू ईयर के अंदर भी ईयर लोब तक, ठीक है। ईयर कहने का मतलब ईयर लोब तक करेंगे, टू मिड वे बिटवीन जीपोइड प्रोसेस।
जिपोइड प्रोसेस के मिडवे तक की ही हम क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। एंड अम्बिलिकस, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, टिप ऑफ नोज, नोज के टिप से ईयर लोब तक, ईयर लोब के बाद में कहाँ तक करेंगे, ये आपका क्या है, जिपोइड प्रोसेस, और ये आपका क्या है, अम्बिलिकस। तो इन दोनों के मिडवे के अंदर तक हम क्या करते हैं, पीडियाट्रिक में एनजी ट्यूब के इंसर्शन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसर्शन कब करेंगे, जब वो पर्सन जो है वो इंस्पिरेट कर रहा हो, ठीक है, इंस्पिरेशन कर रहा हो, इनहेल कर रहा हो ब्रीथिंग को, तब जो है हम इसको इंसर्ट करते हैं। और रिमूव करने के लिए भी कौन सी पोजीशन देंगे, तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा आपका, हाई फॉलोअर पोजीशन, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है तो। रिमूव करेंगे तो हाउ क्या पोजीशन देंगे, वाल्सल्वा मैन्यूवर उसको बताएंगे। क्या कहेंगे हम उसको पेशेंट को कि टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट, ठीक है, ब्रीथ को अंदर लेना है और उसे हम रोके रखना है, ताकि जो है वो एस्पिरेशन ना करे गैस्ट्रिक कंटेंट को, क्योंकि गैस्ट्रिक कैविटी में रहती है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब, तो वहां से जब हम रिमूव करेंगे तो हो सकता है उसके साथ में कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट चिपक के बाहर आ जाए, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या करना है, उसको हमें कहना है कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसको होल्ड करना है जब तक गंजी ट्यूब बाहर ना निकल जाए। उसे हम कह सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड बेंड होना, ये भी हम कह सकते हैं, मगर बेस्ट ऑथेंटिक आंसर क्या रहेगा अपना, टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं और काफी इजी इजी एमसीक्यू बनते हैं, ठीक है, मगर क्या होता है कि आते हुए भी हम रॉन्ग कर देते हैं जल्दीबाजी में। क्वेश्चंस को आपको पूरा टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शंस पे सेलेक्ट करना है, फिर आपको आंसर करना है।
पोजीशन यूज्ड व्हील इंसर्टिंग नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब। जब नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्ट किया जाता है तो कौन से टाइप की पोजीशन को हम यूज में लेंगे? सुपाइन पोजीशन, हाई फॉलोअर पोजीशन, लो फॉलोअर पोजीशन या फिर ऑर्थोप्निक पोजीशन। इंसर्ट करना है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को तो कौन सी पोजीशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे? तो देखिए, जब कभी बात आती है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब के इंसर्शन की, तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, हाई फॉलोअर पोजीशन। ठीक है, हाई फॉलोअर पोजीशन जो है यहाँ पे पेशेंट को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं पेशेंट के ऊपर, अगर अनलेस वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं हो तो हाई फॉलोअर पोजीशन देने का बेस्ट रीजन क्या रहता है कि इस पोजीशन की वजह से एक तो क्या कर सकते हैं हम, प्रिवेंट एस्पिरेशन ड्यूरिंग इंसर्शन, एंड सेकंड यहाँ पे क्या करेंगे, अगर अपन हाई फॉलोअर पोजीशन से देंगे तो हम एनजी ट्यूब को क्या करना पड़ता है कि उसको हम मोस्ट पोटेंट नेयर में डालने के बाद में हम क्या करते हैं कि उसको सिप ऑफ वाटर पिलाते हैं उसको। उस एक तो उससे वाटर जो है वो एस्पिरेशन में नहीं जाएगा, सेकंड जो है वो वाटर को जो है वो अच्छे से स्वेलो कर पाएगा, उसके साथ में ट्यूब को भी जो है वो स्वेलो कर पाता है हाई फॉलोअर पोजीशन में। और नेक को आगे हम फॉरवर्डली बेंड कर देते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो स्वेलोइंग भी यहाँ पे जो कैसी हो सकती है, अच्छी अच्छी होती है कौन सी कंडीशन में? हाई पोलर पोजीशन के अंदर। तो इसलिए जो है बेस्ट आंसर आपका क्या रहेगा? हाई पोलर पोजीशन यहाँ पे बेस्ट आंसर रहता है। नेक्स्ट एमसीक्यू यहीं से बनेगा कि मेजर किस प्रकार से करोगे आप एनजी ट्यूब का, मेजरमेंट किस प्रकार से करोगे। तो बात करते हैं अगर हम एडल्ट की, तो एडल्ट में किस प्रकार से मेजर करते हैं? तो टिप ऑफ नोज से टू ईयर लोब तक, उसके बाद में नेक्स्ट ईयर लोब से ईयर लोब टू जीपोइड प्रोसेस। ठीक है, ईयर लोब से कब तक करते, कहाँ तक करते हैं? जीपोइड प्रोसेस तक जो है हम इस जीपोइड प्रोसेस कहाँ पे होता है? तो स्टेनम में, स्टेनम की एक पोजीशन होती है, तो वहां तक हम क्या करते हैं एडल्ट के अंदर नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब को मेजर करते हैं। और यही आपसे पूछ ले पीडियाट्रिक के अंदर बच्चों में किस प्रकार से करोगे, तो टिप ऑफ नोज टू ईयर तक एंड टू ईयर के अंदर भी ईयर लोब तक। ठीक है, ईयर कहने का मतलब ईयर लोब तक करेंगे, टू मिडवे बिटवीन जीपोइड प्रोसेस। जीपोइड प्रोसेस के मिडवे तक ही हम क्या करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं। एंड अम्बिलिकस। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? टिप ऑफ नोज, नोज के टिप से ईयर लोब तक, ईयर लोब के बाद में कहां तक करेंगे? ये आपका क्या है? जिपोइड प्रोसेस। और ये आपका क्या है? अम्बिलिकस। तो इन दोनों के मिडवे के अंदर तक हम क्या करते हैं पीडियाट्रिक में एनजी ट्यूब के इंसर्शन को मेजर करते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंसर्शन कब करेंगे? जब वो पर्सन जो है वो इंस्पिरेट कर रहा हो। ठीक है, इंस्पिरेशन कर रहा हो, इनहेल कर रहा हो ब्रीथिंग को, तब जो है हम इसको इंसर्ट करते हैं। और रिमूव करने के लिए भी कौन सी पोजीशन देंगे? तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा आपका? हाई फॉलोअर पोजीशन, अगर वो कॉन्ट्राइंडिकेट नहीं है तो। रिमूव करेंगे तो हाउ क्या पोजीशन देंगे? वाल्सल्वा मैन्यूवर उसको बताएंगे। क्या कहेंगे हम उसको पेशेंट को कि टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। ठीक है, ब्रीथ को अंदर लेना है और उसे हम रोके रखना है, ताकि जो है वो एस्पिरेशन ना करे गैस्ट्रिक कंटेंट को, क्योंकि गैस्ट्रिक कैविटी में रहती है नेजोगेस्ट्रिक ट्यूब, तो वहां से जब हम रिमूव करेंगे तो हो सकता है उसके साथ में कुछ गैस्ट्रिक कंटेंट चिपक के बाहर आ जाए। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या करना है, उसको हमें कहना है कि आपको डीप ब्रीथ लेनी है और उसको होल्ड करना है जब तक एनजी ट्यूब बाहर ना निकल जाए। उसे हम कह सकते हैं कि आपको फॉरवर्ड बेंड होना, ये भी हम कह सकते हैं, मगर बेस्ट ऑथेंटिक आंसर क्या रहेगा अपना? टेक ए डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट। सीधे सीधे एमसीक्यू बनते हैं और काफी इजी इजी एमसीक्यू बनते हैं। ठीक है, मगर क्या होता है कि आते हुए भी हम रॉन्ग कर देते हैं जल्दीबाजी में।
क्वेश्चंस को आपको पूरा टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से ऑप्शंस पे सेलेक्ट। नर्सिंग एजुकेशन ऑफ ए क्लाइंट विद ओरल आयरन थेरेपी इंक्लूड। ओरली अगर आयरन थेरेपी देनी है किसी क्लाइंट को तो उसको हम किस प्रकार की नर्सिंग एजुकेशन देंगे? कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट रहेगा? टेक मेडिकेशन ऑन एम्प्टी स्टमक, आपको जो मेडिकेशन है वो एम्प्टी स्टमक देनी है। सिट्रस फ्रूट्स एनहेंस द आयरन एब्जॉर्प्शन, जो सिट्रस फ्रूट्स हैं वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। लाइक विटामिन जो सी के जितने भी फूड्स अवेलेबल है वो सारे जो आप दे सकते हो पेशेंट को, वो क्या करते हैं? आयरन एब्जॉर्प्शन को बढ़ाते हैं। ऑप्शन सी क्या है? डोंट टेक मेडिकेशन अलोंग विथ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, मेडिकेशन को जो है वो दूध के साथ में या फिर दूध के उत्पादक जितने भी प्रकार के फूड हैं उनको इस साथ में नहीं देना है, या फिर मिल्क प्रोडक्ट के साथ में नहीं देना है। ऑल ऑफ द अबव, या फिर सारी की सारी जो नर्सिंग एजुकेशन है सभी देंगे। क्या रहेगा अपना यहाँ पे करेक्ट आंसर? तो देखिए, जब कभी ओरल आयरन थेरेपी की बात आए तो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे क्या है, एकदम ट्रू है। हमेशा जो एम्प्टी स्टोमक लोगे तो वहां पर क्या रहेगा, एसिड रहेगा ज्यादा। तो एसिड क्या करता है, विटामिन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, ठीक है, लाइक आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा, सिट्रस फ्रूट विटामिन सी भी क्या करता है, आयरन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। दूसरा, जो मिल्क है वो आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है, इसलिए कभी भी दूध के साथ में आयरन की टेबलेट नहीं लेनी है आपको। या फिर दूध, दही, पनीर, चीज वगैरह इन सब के साथ में किसी के भी साथ में जो है आपको आयरन की टेबलेट नहीं लेनी है। या क्यों बताया गया है, आयरन की सिरप हो चाहे टेबलेट हो, नहीं लेनी है। ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट प्रमोट ट्रस्ट इन नर्स पेशेंट रिलेशनशिप? कौन सा फॉलोइंग ऑप्शन जो है वो प्रमोट नहीं करता ट्रस्ट को नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के अंदर? एग्जामाइन ए वाउंड, एग्जामाइन ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी, आप जो है पेशेंट का वुंड देख रहे हो उसको बिना किसी प्राइवेसी के प्रोवाइड किए। फुलफिलिंग प्रोमिसेस, आप उसकी प्रोमिसेस है वो सब फुलफिल कर रहे हो। रिटर्निंग एट द स्टेटेड टाइम, आपने जितना टाइम का कहा है कि मैं उस टाइम पे वापस आ जाऊंगा आ जाऊंगी, उस टाइम पे आप जो है वापस रिटर्न हो रहे हो पेशेंट के पास में। या फिर मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी, आप जो है पेशेंट की जो लेबोरेटरी वैल्यूज है या फिर उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है या फिर वो आपके साथ में जो इन्फॉर्मेशन शेयर करता है तो आप उसका कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रखते हो नहीं रखते हो, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन जो है आपको नहीं लगता कि वो प्रमोट नहीं करेगा ट्रस्ट को नर्स पेशेंट के जो रिलेशनशिप होना चाहिए उसके अंदर? क्या आंसर करेक्ट रहेगा यहाँ पे? तो देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट होगा, वन यहाँ पे क्या होगा करेक्ट होगा। इसमें क्या बताया गया है, एग्जामाइनिंग ए वुंड विदाउट प्रोवाइडिंग प्राइवेसी। तो देखो, जो वुंड को विदाउट प्राइवेसी के एग्जामाइन करना, ये क्या होता है, ये होता है एक्सप्लोटेशन ऑफ प्राइवेसी। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, प्राइवेसी का खंडन हो रहा है, ठीक है, प्रॉपर तरीके से प्राइवेसी नहीं फॉलो की जा रही है। तो इस वजह से जो है वो पेशेंट जो है वो नर्स के ऊपर जो है ट्रस्ट बिल्डअप नहीं कर पाएगा। वो आगे जब भी कभी एग्जामिनेशन के लिए आएगी तो उसको डर रहेगा कि वापस से उसके वैसा होने वाला है। तो ट्रस्ट मेंटेन जो है इस ऑप्शन से नहीं हो रहा, बाकी के ऑप्शन से हमारा जो है ट्रस्ट मेंटेन हो रहा है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट एमसीक्यू, टोसिस इज द रिजल्ट फ्रॉम ट्रॉमा इन, ठीक है, जो टोसिस है वो कौन सी नर्व में ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता है? क्रैनियल नर्व नंबर थर्ड, टू, फोर या फिफ्थ? ठीक है, टोसिस जो है कौन सी नर्व में ट्रॉमा की वजह से देखने को मिलता है आपको? थर्ड नंबर, सेकंड नंबर, फोर्थ नंबर या फिफ्थ नंबर?
तो देखिए जो टोसिस है वो इसमें क्या देखने को मिलता है, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, तो ये जो है कौन सी नर्व में डैमेज की वजह से देखने को मिलेगा, तो ओक्यूलोमोटर नर्व। ओक्यूलोमोटर नर्व कौन सी होती है, तो क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड। ठीक है, तो 15 जो आपका इस एमसीक्यू के अंदर आंसर जो रहेगा वो रहेगा क्रेनियल नर्व नंबर थर्ड। An energy consuming process by which cells of human body absorb molecule by engulfing them is called। ठीक है, मॉलिक्यूल्स को मतलब सेल के अंदर जो ह्यूमन बॉडी की जो सेल्स है वो क्या करती है, एनर्जी कंजप्शन करती है। उसमें क्या वो करती क्या है कि एब्जॉर्ब करती है मॉलिक्यूल को बाय एनगल्फिंग देम। ठीक है, निगल के क्या कर लेती है, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, लिपिड डिफ्यूजन या फिर एक्वस डिफ्यूजन। क्या बताया गया है कि ये जो ह्यूमन सेल है इसके बाहर कोई भी जैसे सब्सटेंस या मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ये अब सेल क्या कर रही है, इसको एनगल्फ करके अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेगी। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, और इसके अंदर एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस भी ये है, मतलब एटीपी की भी नीड होती है इसके अंदर। इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, लिपिड डिफ्यूजन या फिर एक्वस डिफ्यूजन। तो देखिए यहाँ पर अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्या है, एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एंडोसाइटोसिस क्या होती है, सेलुलर प्रोसेस है जिसके अंदर जो सब्सटेंस है, जो मॉलिक्यूल है, वो किसमें प्रेजेंट हो जाता है, सेल के अंदर। दो टाइप के एंडोसाइटोसिस की प्रोसेस होती है। कौन कौन सी होती है, एक होती है पिनोसाइटोसिस एंड सेकेंड वन इज फेगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस में आपको बस एक बात ध्यान में रखनी है कि जो जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसका नेचर क्या रहेगा, लिक्विड ड्रॉपलेट मॉलिक्यूल्स, या फिर मैं कहूं ड्रॉपलेट पार्टिकल्स। ठीक है, वो किसमें एनगल्फ किए जाते हैं, पिनोसाइटोसिस के स्टेप्स के अंदर। और जो फेगोसाइटोसिस है इसके अंदर क्या होता है, सॉलिड पार्टिकल को इंजेस्टेड किया जाता है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स के अंदर इसको इंजेस्ट किया जाता है। फॉर एग्जांपल वायरस को कर लिया, बैक्टीरिया को कर लिया। ठीक है, जो कौन करता है फेगोसाइटोसिस का काम, तो न्यूट्रोफिल्स। तो ये जो है वो ये आपका प्रोसेस कौन सा, एंडोसाइटोसिस। इसके अलावा इसी के सिमिलर एक और कंडीशन होती है जो ऑप्शन में दी गई है, उसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। क्या होता है, सेल मूव materials from the within cell into एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। ठीक है, सेल मटेरियल को मूव करती है खुद के अंदर से, किसके अंदर, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। ठीक है, सेल के बाहर का जो फ्लूइड है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। अंदर का जो फ्लूइड है उसे हम क्या बोलते हैं, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड। तो इंट्रा सेलुलर फ्लूइड से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर मटेरियल को मूव करना क्या कहलाता है, एक्सोसाइटोसिस। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस की स्टेप्स होती है। देखो एग्जाम के इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसकी डेफिनेशन पूछी जा सकती है, मगर थोड़ा इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मगर आपको पूछ ले स्टेप्स बताओ, स्टेप्स को एक मैनर के अंदर, करेक्ट मैनर के अंदर कौन सा ऑप्शन सजेस्ट करता है, तो देखिए क्या रहेगा। सबसे पहले जो वेसिकल होता है उसको क्या करते हैं, ट्रैफिकिंग करते हैं, वेसिकल की ट्रैफिकिंग करते हैं। उसको बाद में उसको क्या करते हैं, फैथरिंग करते हैं। नेक्स्ट डॉकिंग, नेक्स्ट प्राइमिंग,
एंड नेक्स्ट फ्यूजिंग। ये जो स्टेप्स होती है किसके अंदर होती है? एक्सोसाइटोसिस के अंदर। तो यहाँ तक कोई अपना डाउट नहीं रहना चाहिए। आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर 1 एंडोसाइटोसिस है। क्या बता रहे हैं? एनगल्फ करना किसमें आता है? एंडो मीन्स एनगल्फ और एक्सो मीन्स मटेरियल को मूव आउट करना। सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन स्टार्ट एट द एज ऑफ, ठीक है, सर्फेक्टेंट का जो प्रोडक्शन होता है वो कौन सी एज पे स्टार्ट होता है? 20 वीक, 32 वीक, 28 वीक या 36 वीक पे? सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन कब स्टार्ट होता है? तो देखिए अकॉर्डिंग टू दीज ऑप्शंस बेस्ट आंसर अपना क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी 28 वीक के पास में, ठीक है, 28 वीक के पास में जो है सर्फेक्टेंट का प्रोडक्शन स्टार्ट होता है। अगर आपको रेंज पूछे तो रेंज क्या रहेगी? 24 टू 28 वीक्स के पास में फीटस के अंदर क्या होने लग जाता है? सर्फेक्टेंट यहाँ पे प्रोड्यूस होने लगते हैं। सर्फेक्टेंट क्या होते हैं? फॉस्फोलिपिड के बने होते हैं, ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं? लंग्स सर्फेक्टेंट। ताकि जो लंग्स के अंदर आफ्टर बर्थ जब रेस्पिरेशन शुरू होता है तो वहां पे जो है वो प्रॉपर उसको मेंटेन करने में काम आए, ठीक है, एल्वियोलाई को कोलैप्स होने में प्रिवेंट करते हैं सर्फेक्टेंट। और कंप्लीट कब तक हो जाते हैं ये? 35 टू 36 वीक तक जो है वो कंप्लीट सर्फेक्टेंट जो है वो बन जाता है अपना। प्रिवेंट कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाइज, ठीक है, एल्वियोलाइज को ये कोलैप्स होने से प्रिवेंट करता है। कौन बनाता है इनको? ठीक है, लंग सरफेस सर्फेक्टेंट को बनाता कौन है? तो आंसर क्या रहेगा? टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल्स, ठीक है, टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल जो है वो क्या करते हैं? सर्फेक्टेंट प्रोडक्शन में हेल्प करती है। इसके अलावा और कौन सी सेल जो है सर्फेक्टेंट प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है, मगर मेजर कौन करता है? जो मैंने अभी आपको बताया है, मेजरली कौन करेगा? टाइप 2 न्यूमोसाइट सेल, या फिर इसको हम कह सकते हैं एल्वियोलार, ऑल्सो नोन एज एल्वियोलार एपिथेलियल सेल्स, ठीक है। इसके अलावा और कौन सी सेल कर सकती है? देखो लंग्स के अंदर, ब्रोंक्यूल्स के अंदर एक और सेल प्रेजेंट रहती है जिसे अपन क्या बोलते हैं? क्लारा सेल, ठीक है, ये भी कुछ अमाउंट के अंदर जो है वो लंग सर्फेक्टेंट को बनाने में हेल्प करती है। किसके बने होते हैं? लिपोप्रोटीन के बने होते हैं। मेजरली किसके रहते हैं? लिपिड के 90% तक, और 10% किसके बने होते हैं? प्रोटीन के। साइन एंड सिम्टम ऑफ हाइपोथर्मिया और ऑल एक्सेप्ट। हाइपोथर्मिया के साइन एंड सिम्टम्स कौन से हैं? एक को छोड़ के सभी सभी साइन सिम्टम हाइपोथर्मिया के हैं, एक को छोड़ के। पुअर फीडिंग, एपनिया, सेंट्रल साइनोसिस या फिर कूल एक्सट्रीमिटीज। तो देखिए एक्सेप्ट में आपको पूछा है तो आंसर क्या करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल साइनोसिस यहाँ पर नहीं देखने को मिलता है। क्या होता है? देखो जब हाइपोथर्मिया होगा तो क्या होगा? पेरिफेरल वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन, सीएनएस डिप्रेशन, एक्रोसाइनोसिस देखने को मिलेगा, ना कि सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। इसके अलावा
कोल्ड एक्सट्रीमिटीज, ब्रेडिकार्डिया, नेक्स्ट टेकिपनिया, फेलियर टू थ्राइव, पुअर फीडिंग, और क्या देखने को मिल सकता है? ठीक है, इतने जो है एटसेट्रा और भी सिम्टम्स आते होंगे, मगर जितने अभी मैं आपको लिखवा पा रहा हूँ, इतने सारे सिम्टम्स जो है वो हाइपोथर्मिया की वजह से देखने को मिल सकते हैं। क्या होता है इसमें? एक्रोसाइनोसिस होता है। पेरिफेरल में जो कॉन्स्ट्रिक्शन होगा तो डिस्टल जो लिम्ब है वहां पर साइनोसिस देखने को मिलेगा, ना कि सेंट्रल साइनोसिस देखने को मिलेगा। इस वजह से अपना जो यहाँ पे आंसर रहेगा क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट रहेगा। तो थैंक यू सो मच बने रहने के लिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, जो कि अगेन एक क्लासेस रहेगी अपने नोट सेट को लेके। आगे हम कंटिन्यू करेंगे टिल नोट सेट एग्जाम। ठीक है, प्री और मेंस दोनों के बारे में अपनी क्लासेस कंटिन्यू चलती रहेगी। और क्लासेस के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरीज हो, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। और क्लासेस के लिए क्लास अच्छी लग रही है तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑल बटन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपके पास में हर नोटिफिकेशन आपके पास में पहुंचे। ठीक है, ऑल पे क्लिक नहीं करोगे तो सारे नोटिफिकेशन नहीं पहुंचते। तो पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, सेल्फ मोटिवेट रहिए। मोटिवेशन की खुद में कमी लगे तो अपने पेरेंट्स से बात कीजिए। ठीक है, आपको श्योर वहाँ से मोटिवेशन मिलेगा, चाहे किसी भी प्रकार की बात होगी। बस आपको लगेगा कि हाँ मुझे करना है, मुझे मेरे लिए नहीं तो मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करना है, उनके बेटर फ्यूचर के लिए करना है। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।